नमस्कार। राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और राज की बात में हम आपको बताएंगे कि कैसे मौका कोई भी हो, लेकिन राजनीति का अपना दस्तूर होता है, वो अपने लिए हर आपदा में भी जगह बना लेती है, जैसे कोरोना में हो रहा है। साथ ही हम बात करेंगे कैसे महाराज ने घर न मिलने पर कमलनाथ को सत्ता से बेघर कर दिया। और बात होगी केजरीवाल की पहाड़ पर चलती जिग जैग पॉलिटिक्स की। और साथ ही हम बात करेंगे कैसे 1000 शहरों की बदलने वाली है तस्वीर। और राज की बात में 6 खबरों के पावर पैक पंच के साथ आगे देखिए। हालात कोई हो, बात कोई हो, मुद्दा कोई हो, लेकिन राजनीति अपने लिए रास्ता बना ही लेती है, चाहे वो कोरोना जैसी आपदा क्यों ना हो। जी हां, चुनावी माहौल में भी कोरोना पर सियासत तेज हो चुकी है। और महाराष्ट्र और केंद्र सरकार के बीच में किस तरीके से सियासी धमाचौकड़ी अब शुरू हो चुकी है, इस पर करेंगे राज की बात में बात। और ये बात होगी कि कोरोना कैसे राजपाट, राजकाज और राज के रंग बदल रहा है नित्य प्रतिदिन। कोरोना से ग्रसित होने से लेकर मौतों के मामले में महाराष्ट्र शुरू से सबसे आगे रहा। पहली लहर में भी और अब जब दूसरी लहर आई है तो भी। महाराष्ट्र की शिवसेना और कांग्रेस सरकार पर बीजेपी की केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश के नेताओं ने भी इसे शासन करने के तरीके और प्रशासनिक अक्षमता से जोड़ दिया। लगातार महाराष्ट्र सरकार कोरोना को नियंत्रित न करने के मामले में कटघरे में रही। अब फिर से महाराष्ट्र जब नंबर 1 हो गया कोरोना संक्रमण और मौतों के मामले में, तो मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। चुनावों के दौरान ईवीएम पर तो सवाल उठते ही थे, लेकिन अब कोरोना के आंकड़ों पर भी सियासी सुरमाओं ने सवाल खड़े कर दिए। एक तर पहिली गोष्ट अशी आहे की काहीही आपण लपवत नाही आणि लपवणार नाही। एक सुद्धा रुग्ण आपण लपवलेला नाही आणि लपवत नाहीये। आणि म्हणून मग काही जण मला म्हणतात की इतर राज्यांमध्ये बघा, बिहारमध्ये निवडणुका झाल्या, बंगालमध्ये चालू आहेत, आणखीन इकडे झालं, आणखीन तिकडे झालं, मग तिकडे वाढ नाही, तुमच्याकडे का? मला त्याच्याबद्दल बोलायचं नाहीये, अजिबात बोलायचं नाहीये। मला माझा महाराष्ट्र प्यारा आहे, मला माझी जनता ही प्यारी आहे। त्यांची जबाबदारी ही आज माझ्यावरती असल्यामुळे ती जबाबदारी मी आधीच बोललेलो आहे की मला कोणी विलन ठरवला तरी देखील मी ती पार पाडेन, पाडणारच ते माझं कर्तव्य आहे। म्हणून तुम्ही घाबरून जाण्यासारखं काही नाहीये। महाराष्ट्र सीएम और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे अब खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने न सिर्फ कोरोना के आंकड़ों पर सवाल उठाए, बल्कि जिन राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, असम और पश्चिम बंगाल की रैलियों पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि आंकड़े सुविधा के हिसाब से छिपाए और बढ़ाए जा रहे हैं और उसमें भी सियासत की जा रही है। उन्होंने जो राजनीतिक तंज कसा वो तो सामने है, लेकिन राज की बात उनके लॉकडाउन का इशारा करने वाले दांव पर है कि जर ही परिस्थिती अशीच राहिली तर आपल्याला परत एकदा लॉकडाउन करावा लागेल की काय, अशी एक शक्यता मी बोलून दाखवली होती। दरअसल कट सच्चाई ये है कि चाहे वो उद्यमी हो या मझोले व्यापारी हो या दिहाड़ी मजदूर या असंगठित क्षेत्र से आजीविका चलाने वाले लोग, सभी लॉकडाउन की दूसरी आहट से भयाक्रांत हैं। उनको लग रहा है कि अब अगर लॉकडाउन होता है तो शायद कोरोना से तो वो बच जाएं, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी इतनी खराब हो जाएगी कि उनके लिए आगे सरवाइव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। पुणे में उद्धव सरकार ने आंशिक लॉकडाउन लगा ही दिया है। अब जब उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन के संकेत दे दिए हैं तो हर वर्ग में बेचैनी बढ़ गई है, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी में लॉकडाउन के मायने बड़े व्यापक हैं। महाराष्ट्र में अगर लॉकडाउन होता है तो जाहिर तौर पर इंसानी जिंदगी को बचाने के नाम पर अन्य राज्यों पर भी दबाव बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में आर्थिक जगत बुरी तरीके से घबराया हुआ है। केंद्र के भी आर्थिक रणनीतिकारों को अब समझ में नहीं आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि चुनाव वाले राज्यों में केस न बढ़ना और विपक्षी शासन वाले राज्यों में ज्यादा केस बढ़ने के मुद्दे को अब गैर बीजेपी दल तेजी से उठाएंगे। खास तौर से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर हमले तेज होंगे। साथ ही उद्धव के लॉकडाउन के इशारे का मतलब भी उन आंकड़ों को लेकर जो सियासत हो रही है उसके और बढ़ने के आसार बढ़ गए हैं। ये तो रही सियासत की बात, और इसमें कुछ बहुत अस्वाभाविक भी नहीं है, क्योंकि चुनावी राज्यों में जिस तरीके से बिना मास्क के रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, दूसरी तरफ विरोधाभास ये कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें सख्ती की बात कर रही हैं। खैर, ये सियासत तो चलती रहेगी, कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, लेकिन एक बात मानकर चलिए कि टीका आने के बाद जिस तरीके से लापरवाही बढ़ी है,
और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, इससे समस्या विकट होती जा रही है। और सियासतदानों का तो कुछ होगा नहीं, लेकिन इसकी कीमत जनता यानी आपको और हमको चुकानी पड़ेगी। पूरे देश की निगाहें फिलहाल पश्चिम बंगाल के चुनावों पर लगी हुई है और उसका एपिसेंटर है नंदीग्राम, जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके खास सिपहसालार रहे शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। वोट पड़ चुके हैं, लेकिन नंदीग्राम अभी भी केंद्र में है। और राज की बात यही है कि चाहे यहां पर ममता जीते या शुभेंदु, 2024 के लोकसभा चुनाव तक नंदीग्राम इस ताप की जो सरगर्मी बनी हुई है, इसकी भट्ठी बना रहेगा। मतलब जब तक अगले लोकसभा चुनाव नहीं होते हैं, तब तक बीजेपी नंदीग्राम को शांत नहीं होने देगी और पश्चिम बंगाल में उसी तरीके का मोमेंटम बना रहेगा जैसा कि अभी बना है। वो क्यों और इसके पीछे लक्ष्य क्या है, ये आगे बताएं। राज की बात यही है कि विधानसभा चुनाव में आपने पश्चिम बंगाल में जो उठापटक देखी है, वह सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता का संघर्ष है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पर इतिहास बनाने और सत्ता परिवर्तन के लिए ताकत झोंकी है, मगर इसके पीछे सिर्फ पश्चिम बंगाल में बीजेपी का परचम फहराना नहीं, बल्कि 2024 की जमीन इतनी मजबूत करना है कि दिल्ली के रास्ते में कोई व्यवधान पैदा न हो। तो सवाल उठता है कि ये योजना क्या है और ये बीजेपी कैसे करे। तो अब राज की बात से उठाते हैं हम पर्दा। बीजेपी की दीर्घकालिक रणनीति करते हैं पहले बात। वैसे तो कोलकाता में राइटर्स बिल्डिंग पर कब्जे के लिए ममता और बीजेपी के बीच संघर्ष है, लेकिन ये असली लड़ाई 2024 के लोकसभा चुनाव में वास्तव में रायसीना हिल्स तक का बीजेपी का सफर थोड़ा आसान करने की भी तैयारी है और इसीलिए नंदीग्राम इसके एपिसेंटर में रहेगा। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दरअसल बात समझने की यह है कि उत्तर भारत और पश्चिम भारत में बीजेपी अपने चरम पर पहुंच चुकी है और इस चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद बीजेपी निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी को झेलते हुए और लोग थोड़ा सा ऊब जाते हैं तो कुछ नीचे आ सकती है। तो उसकी भरपाई करने के लिए उसके पास दो सबसे बड़े राज्य बचते हैं, पश्चिम बंगाल उनमें प्रमुख है और दूसरा उड़ीसा। तो पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम के जरिए बॉयलर चलाकर लगातार पश्चिम बंगाल का तापमान बढ़ाया जाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि इन चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल नेपथ्य में चला जाएगा, तो आप गलती कर रहे हैं। ऐसे में जिन राज्यों में उसकी संभावनाएं हैं और अभी वहां वो अपने सर्वोच्च बिंदु पर नहीं पहुंची है, उन्हें निशाने पर लिया है। इनमें जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा हैं। वैसे पश्चिम बंगाल में 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल की 18 सीटें जीत चुकी है। 42 सीटों में से 22 तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई थी। बीजेपी का लक्ष्य अगले लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक 35 सीटें जीतने का है। इसके लिए पार्टी लगातार अपना दमखम झोंके रखेगी। आखिर ये कैसे होगा और इससे क्या हासिल होगा। वैसे तो बीजेपी दावा कर रही है कि कोलकाता राइटर्स बिल्डिंग में बीजेपी का ही सीएम बैठेगा, लेकिन ये तो वास्तविकता है। जिस तरीके के कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में है, उसमें अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती है तो भी इतना मजबूत होकर उभरेगी कि उसका उत्साह और उसकी ऊर्जा बनी रहेगी। तो उसी उत्साह और ऊर्जा के साथ में चाहे सत्ता में आए या ना आए, वो लगातार नंदीग्राम के जरिए पश्चिम बंगाल में फोकस रखेगी। अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक वहां पर लगातार जाते रहेंगे ताकि 2024 में जो उनका मिशन 35 सीटों का है वो पूरा हो सके। दिल्ली में जड़ें जमाने और पंजाब में एक मजबूत आधार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने पहाड़ पर झाड़ू फेरने के लिए कमर कस ली है। वैसे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब 3 राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो सिर्फ भविष्य में अपनी संभावनाओं के मद्देनजर। लेकिन पंजाब में जहां वो सत्ता के लिए लड़ेगी, तो उत्तराखंड में भी उसकी तैयारी किंग मेकर यानी सत्ता बनाने में अपनी अहम भूमिका तैयार करने की है। और इस रणनीति पर हम चर्चा करें तो आपको याद दिलाना नहीं भूलेंगे, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि आम आदमी पार्टी कैसे पहाड़ पर तोड़फोड़ की सियासत के जरिए अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही है। और ये पूरा हम खुलासा करें उससे पहले एक इशारा कि अगली बार हो सकता है पहाड़ पर 3 रावत के बीच में संघर्ष देखने को मिले।
आपके मन में प्रश्न होगा कि कैसे, कौन रावत? तो दो रावत तो साफ दिख रहे हैं। एक तो वो जो त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर बीजेपी आला कमान ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, तीरथ सिंह रावत, और दूसरे कांग्रेस और पहाड़ के फिलहाल सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक हरीश रावत। तो ये तीसरा रावत कौन है? इनका नाम खोलें इससे पहले आपको बता दें कि अगर आम आदमी पार्टी का दांव ठीक पड़ा तो तीसरा रावत झाड़ू लेकर केजरीवाल के खेमे से ही दांव ठोकेगा। मुझे अब किसी और को वैसे उत्तराखंड के जन्म के बाद से ही सियासी उठापटक वहां कभी थमी नहीं। पहाड़ के सर्वोच्च और देश के सबसे बड़े नेताओं में एक शुमार किए जाने वाले नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर यहाँ पर कोई भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर सका। छोटे राज्यों की त्रासदी ये है कि चंद विधायकों का गुट पूरा का पूरा बाहर हुआ और सत्ता बदलकर दूसरे की सरकार बन जाती है। तो छोटे राज्य ही फिलहाल केजरीवाल के निशाने पर हैं। इसमें फिलहाल उसकी प्राथमिकता में उत्तराखंड है। राष्ट्रीय फलक पर विस्तार के लिए आतुर आम आदमी पार्टी ने वही रणनीति अपनाई है जो बीजेपी ने असम और पश्चिम बंगाल में अपनाई, यानी दूसरे दलों के दिग्गज नेताओं को पार्टी में लाकर अपना जनाधार मजबूत करने की। और इस दिशा में वो आगे भी बढ़ चुकी है। और खास बात यह है कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी ये ख्वाब सजो रही है, बल्कि उसकी इस दिशा में एक बड़ी अहम बैठक हो चुकी है। और हम जिस तीसरे रावत की बात कर रहे थे, जो इशारा हमने किया था शुरुआत में, वो हम आपको बता दें तो बीजेपी के ही कैबिनेट मंत्री हैं सतपाल महाराज। कांग्रेस से सियासी कैरियर शुरू करने वाले सतपाल महाराज केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे। पहाड़ पर वर्चस्व की लड़ाई में उन्होंने हरीश रावत की सरकार गिराई भी। फिर हरीश रावत सरकार को हराने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए। लाखों अनुयायियों वाले सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत भी बीजेपी से विधायक हैं। वैसे सियासी तौर पर सतपाल महाराज के वैसे अनुयायी नहीं रहे जैसे कि लोग उनकी कथा सुनने आते हैं, फिर भी उनका प्रभाव है। इसके बूते सीएम पद की महत्वाकांक्षा उनकी अक्सर हिलोरे मारती रहती है। राज की बात यह कि सतपाल महाराज की इसी महत्वाकांक्षा में आपने अपना चेहरा ढूंढने वाला दांव चला। राज की बात यह भी कि सतपाल महाराज की आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से एक मुलाकात भी हो चुकी है। बाकी आगे के नियम व शर्तों पर बातचीत चल रही है। केजरीवाल उत्तराखंड में दिल्ली की तरह अपनी किस्मत का ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार रणनीति जो है वो बीजेपी वाली अपनाई है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों में असंतुष्टों की कमी नहीं है। काफी खींचतान अंदरूनी चल रही है। और वैसे भी मौजूदा जो बीजेपी की उत्तराखंड की सरकार है, उसमें कांग्रेस से आए नेताओं की भरमार है। ऐसे में केजरीवाल की कोशिश है कि इनके बागी नेताओं को या असंतुष्टों को अपने साथ लाकर झाड़ू को पहाड़ पर मजबूत किया जाए। और जैसे दिल्ली में वो किंग मेकर की भूमिका में आते आते किंग बन गई, शायद वैसे उसकी किस्मत का ताला खुल जाए। लेकिन ये ख्वाब है, रणनीति है या सच्चाई, ये आने वाले वक्त में पता चले। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और थके कदमों से कोई खड़ा नहीं होता। और बड़े बुजुर्ग भी कहकर गए हैं कि जब आप किसी बड़े पद पर या बड़ी भूमिका में आ जाएं तो अपने क्षुद्र अहंकार और छोटी सोच को किनारे रख देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कमलनाथ की कहानी बन जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, तो आपको बता दें कि तमाम शिकायतें महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को थी, लेकिन असली बात थी कि उनको जब घर आवंटित नहीं किया कमलनाथ ने और बार बार अपमानित किया, तो उसके बाद कमलनाथ को सत्ता से बेघर करने का रास्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चुन लिया। राज की बात में ये पूरी कहानी आगे हम आपको तफसील से बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ से बगावत कर कमल का झंडा थाम लिया, लिहाजा कमलनाथ के हाथ से मध्य प्रदेश जाता रहा। ज्योतिरादित्य ने ऐसा क्यों किया? बीजेपी की सरकार आने पर भी, जबकि उनको पता था कि मुख्यमंत्री वहां नहीं बनेंगे, इसके बावजूद वो अपनी पुरानी विरासत को छोड़कर नई पार्टी में क्यों गए? इसका जवाब लोगों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा लगता है, वो भी है, लेकिन किसी भी बड़े फैसले के लिए एक घटनाक्रम या जिसको ट्रिगर पॉइंट कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कमलनाथ ने सत्ता के मद में यही गलती की और महाराजा को उनकी हैसियत दिखाने के चक्कर में अपनी सीएम की हैसियत को खो बैठे।
राज की बात में आगे बढ़ने से पहले इतना आपके लिए समझना जरूरी है कि किसी व्यक्ति का बचपन कहाँ बीता है, उसकी परवरिश कहाँ हुई है, और अगर वो जगह दिल्ली का लुटियन जोन हो या भोपाल में कोई पॉश इलाका, तो जाहिर तौर पर यादें और गहरी हो जाती हैं। और उन यादों को जब कोई चोट पहुंचाता है और जानबूझकर वहां पर उसको प्रवेश नहीं करने देता है, तो वो व्यक्ति कैसे सत्ता से बेदखल करने के लिए जुट जाता है, चाहे उसका पूरी तरीके से फायदा ना हो रहा हो। ये कहानी बस इसी अहंकार और इसी स्वाभिमान, जो भी शब्द आप दें, इसी की। वैसे तो सिंधिया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जुगलबंदी के आगे खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। इसके बावजूद गांधी परिवार से सीधे संबंध और विरासत की वजह से वो कांग्रेस नहीं छोड़ रहे थे। मगर सिंधिया ने पांडवों की तरह जैसे 5 गांव मांगे थे, वैसे ही कमलनाथ ने लुटियन जोन दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार के कोटे से एक मकान मुहैया कराने को कहा। वो मकान था जिसमें उनके पिता माधवराव सिंधिया रहते थे और बाद में मंत्री बनने के बाद खुद ज्योतिरादित्य भी रहे। ये मकान है 26 सफदरजंग रोड। इससे उनकी बहुत यादें जुड़ी हैं। बार बार कहने के बाद भी कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य की एक भी नहीं सुनी। उसके बाद ज्योतिरादित्य ने भोपाल में भी एक मकान के लिए कहा, लेकिन कमलनाथ ने एक मकान खुद को आवंटित किया, दूसरा अपने बेटे को कर दिया। अब ग्वालियर रियासत के महाराज को ये बिल्कुल नागवार गुजरा। वो अपमानित हो गए और उनको ये लगा कि एक तरीके से पार्टी में तो उनको हाशिए में किया ही जा रहा है और इस तरीके से जनता के सामने भी जलील किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कमलनाथ को सबक सिखाने की ठान ली और कमल का झंडा थामकर कमलनाथ को सत्ता से बेदखल कर दिया। वैसे राज की बात एक और भी है कि ज्योतिरादित्य बीजेपी में तो अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लुटियन जोन में उस मकान में जाने के लिए भी उन्होंने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। जमहूरियत में ये राजनेता जैसे दिलफेक आशिक होते हैं, वैसे ही इनके फरेब में फंस जाने वाली जनता इनकी माशूका, और अक्सर इन फरेबी आशिकों के फेर में ये जनता फंसी जाती है। जैसे आशिक अपनी माशूका से आसमान से चांद तारे तोड़कर जमीन पर लाने की बात करता है, वैसे ही वादे इन राजनेताओं के भी होते हैं। वैसे ही अगर आशिक और माशूका के बीच बात होती तो राज की बात में हम आपसे बात ना कर रहे होते। लेकिन सियासत में इस तरीके के वादे और ये प्रवृत्ति काफी घातक है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग की ये चिंता है कि ये देश की विकास और अर्थव्यवस्था की रफ्तार के लिए बहुत घातक है और इस पर अंकुश लगाने के लिए उसने कुछ कदम उठाने की मांग की है। तो राज की बात में इन चिंताओं पर करेंगे हम खुलासा। पहले जरा तमिलनाडु के एक निर्दलीय प्रत्याशी के वादों की फहरिस्त देखिए, जिसमें वो चांद पर 100 दिन की छुट्टी मनवाने और सभी वोटरों को 1 करोड़ रुपए से लेकर 3 मंजिला मकान और स्विमिंग पूल तक मुहैया कराने जैसे वादे कर डाले। इसको आप मजाक या चुनावी रेलम पेल का एक चुटकुला मान सकते हैं, मतलब गंभीरता से नहीं भी ले सकते हैं। मगर जब कोई क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल जो सत्ता में भी रहा है और विपक्ष में भी, वो अगर अपने घोषणा पत्र में कुछ कहता है तो उससे पूरा करने की उससे आशा की जाती है। ये तो रहा इसका सैद्धांतिक पक्ष, लेकिन वास्तव में ये वादे कभी पूरे होते नहीं हैं और व्यवहारिक पक्ष ये है कि ये हो भी नहीं सकते हैं। फिर सवाल है कि वादे किए क्यों जाते हैं। पर बड़ा सवाल इससे कहीं ज्यादा गंभीर और चिंताजनक है। जिस तरीके से मुफ्तखोरी की संस्कृति पनपाई जा रही है राजनीति में, वो देश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए काफी घातक है और इसी पर नीति आयोग की चिंता है। जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार 2 बार लगातार 30 साल। लोकतंत्र में राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र पेश करते हैं और ये उनका हक भी है, मगर सत्ता तक पहुंचने के लिए जो मुफ्तखोरी की संस्कृति पनपाने की होड़ मची है, उसने नीति आयोग को परेशान कर दिया है। कारण ये कि इस साल का बजट बेहद उदारवादी यानी खुली अर्थव्यवस्था का पोषण करने वाला है। ऐसे में इस तरह के वादे और उन्हें अमली जामा पहनाने से पूरी कवायद पटरी से उतर गई है। राज की बात यह है कि नीति आयोग ने केंद्र सरकार को दिए गए प्रेजेंटेशन में बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जिस तरीके की चुनावी राजनीति चल रही है, उससे देश का विकास न सिर्फ बाधित होगा, बल्कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत रोजगार के अवसर पनपाने और उद्योग जगत को मुक्त माहौल देने की है। लेकिन सरकारी नौकरी के वादे और मुफ्तखोरी की संस्कृति पनपने से इस लक्ष्य से विकास की दिशा भटक रही है। अभी हालिया हुए चुनाव, चाहे बिहार रहा हो
या फिर अभी जहां चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और असम, सब में वोटरों को लुभाने के लिए नौकरी भी सरकारी और तमाम सब्सिडी देने की बात की जा रही है। नीति आयोग ने केंद्र सरकार से इस सियासत पर लगाम लगाने के उपाय ढूंढने की वकालत की है। आयोग का कहना है कि मुक्त अर्थव्यवस्था में लोग आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, लेकिन इस तरह की नीतियां आने वाले समय में देश की प्रगति की रफ्तार से न सिर्फ हटेंगी बल्कि हमारे युवाओं के लिए भी अवसर कम करेंगी। वैसे यहाँ ये जानना जरूरी है कि नीति आयोग ने जो चिंता जताई है उससे ये सभी दल वाकिफ हैं, क्योंकि कभी न कभी ये सत्ता में रहे हैं। तो जो अनाड़ी आ रहे हैं उनकी बात तो जाने दें, लेकिन जिनको प्रशासनिक अनुभव है वो भी जब ये वादे करते हैं तो इसके पीछे छिपे राज को समझने की जरूरत हमको और आपको है, क्योंकि ये वादे ना तो पूरे होते हैं और ना ही जो असली लक्ष्य होता है विकास का वो पूरा हो पाता है। इसलिए सोच समझकर वोट देना बहुत जरूरी है। नीति आयोग, सरकारें अपना काम करेंगी, लेकिन हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर विकास के ट्रैक से चुनाव हटता है, अन्य मुद्दों पर जाता है, तो अंतिम कीमत हमको और आपको चुकानी पड़ेगी। ये मेरे पीछे आप तेजी से जाते हुए वाहन देख रहे होंगे। इनसे निकलने वाला धुआं हम और आप अपने फेफड़ों में पेवस्त करने को अभिशप्त हैं। सरकारें लगातार बात करती रही हैं ग्रीन, क्लीन, इकोनॉमिकल एनर्जी और हाईटेक परिवहन व्यवस्था की। पर्यावरण की चिंता और सेहत की चिंता जो नहीं करा पाई, वो सरकारों की जेब पे जो भार पड़ने जा रहा है शायद उससे संभव हो जाए। तो राज की बात में हम आपको बताते हैं कि कैसे आपके फेफड़ों को अब शायद ये जहरीला धुआं थोड़ा कम पीना पड़े और सस्ती परिवहन व्यवस्था भी आपको मुहैया हो पाए। इसी पर करते हैं आगे चर्चा। इलेक्ट्रिक कारें भी बाजार में आ चुकी हैं। इलेक्ट्रिक बसें भी कुछ जगह प्रतीकात्मक रूप से चल रही हैं। देश के आकार और जरूरतों के लिहाज से समय की इस जरूरत को पूरा करने के लिए अभी तक सभी उपक्रम और उपाय नाकाफी रहे हैं। राज की बात में हम बताते हैं कि कैसे अब इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बुनियादी ढांचा पूरे देश में तैयार होने की तरफ केंद्र और राज्य सरकारें तेजी से बढ़ने का मन बना चुकी हैं। राज की बात यह है कि सरकार ने अब 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले देश के 1000 शहरों को पहले चरण में इस व्यवस्था से लैस करने के लिए चुना। इन 1000 शहरों में राज्य सरकारों के सहयोग से इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बसें चलाई जाएंगी। इस सिलसिले में परिवहन सचिव की सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ अनौपचारिक तौर पर एक बैठक हो चुकी है। इस बैठक में सभी इस योजना को आगे बढ़ाए जाने के हामी हैं। पर्यावरण की चिंता देश और दुनिया के अंदर लगातार उठती रही है, लगातार इसको कम करने की मांग उठती रही है, लेकिन अब जिस तरीके से डीजल के बढ़ते दामों से राज्य सरकारों को परिवहन व्यवस्था चलाना मुश्किल हो गया है, उनको नुकसान हो रहा है, तो उनके सामने सिर्फ एक विकल्प बचता है कि इलेक्ट्रिक यानी बैटरी वाले वाहन चलाए जाएं। और इसीलिए अब सब एक प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी कर रहे हैं। और राज की बात ये कि मौजूदा जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी और इस दिशा में वैसे एक कदम हल्का सा बढ़ाया जा चुका है। मगर इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि अभी इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकने और उनके संचालन को देखने का बुनियादी ढांचा नहीं है। लिहाजा निजी कार लेने में भी लोग अभी हिचक रहे हैं। मगर इन 1 लाख शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी हुई तो जाहिर तौर पर वहां चार्जिंग पॉइंट भी बन जाएंगे। साथ ही सरकार जब इस दिशा में आगे बढ़ेगी तो लोग भी पीछे चलेंगे। सबसे अहम इलेक्ट्रिक बसें आती हैं तो बस इंडस्ट्री बढ़ेगी और रोजगार के साधन भी। ऐसे में राज्यों का ईंधन का बजट सीमित होगा और पर्यावरण पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अंग्रेजी की एक कहावत है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी अभिशाप में भी वरदान। तो इस कहावत को इस मामले में आप चरितार्थ होता हुआ देख सकते हैं। बढ़ते हुए डीजल के दामों से जनता की जेब पर जो फर्क पड़ रहा है उससे तो केंद्र या राज्य सरकारों को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। लेकिन चूंकि डीजल के बढ़ते दामों से केंद्र और राज्य सरकारों के लिए परिवहन व्यवस्था चलाना मुश्किल हो रहा है, महंगा पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने अब इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जोड़ दिया है। और आप मानकर चलिए, जो मौजूदा राज्य सरकारों के साथ केंद्र की बैठक हुई है उसके बाद 1000 शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के चलने का रास्ता तैयार हो रहा है। खैर, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अगर ये संभव होता है तो आपको साफ हवा भी मिलेगी और निश्चित तौर पर जब ये बुनियादी ढांचा इलेक्ट्रिक वाहनों का तैयार होगा तो आपके लिए भी
कुछ सस्ता पड़ेगा, यानी कुछ राहत होगी। तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। मुझे दीजिए अब इजाजत। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।